हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट्स अनवील्ड। मैं अक्सर ही अपने इस चैनल पर ट्रू क्राइम रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता ही रहता हूँ एंड आई फील वेरी हैप्पी कि मेरे सारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। आज की ट्रू क्राइम स्टोरी इंग्लैंड की सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर के बारे में है। मैरी बेल। डॉल जैसी दिखने वाली इस बच्ची ने बस 11 साल की छोटी उम्र में 2 बच्चों की बेरहम तरीके से जान ले ली थी। कोर्ट के द्वारा जब मैरी को सज़ा दी गई थी तब कोर्ट के जज ने खुद इसे एक हैवान का दर्जा दिया था। आप मान सकते हो, मर्डर्स तो लोग बहुत सारे करते हैं, मगर मैरी ने ऐसा क्या किया था जिसे उसे एक हैवान का दर्जा मिला। मैरी बेल इंग्लैंड के हिस्ट्री की सबसे यंगेस्ट एंड सेंसेशनल सीरियल किलर थी। और अगर आपको ट्रू क्राइम से रिलेटेड वीडियोस देखना और सुनना पसंद है देन आई एम डैम श्योर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मैरी का पूरा नाम था मैरी फ्लोरा बेल और उसका जन्म इंडिया के इंडिपेंडेंस के 10 साल के बाद 26 मई 1957 में हुआ था। मैरी की माँ एलिजाबेथ बेटी बेल एक वेल नोन लोकल प्रोस्टिट्यूट थी और वो अपने काम के सिलसिले में मोस्ट ऑफ द टाइम अपने घर से बाहर रहती थी। मैरी की एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम था कैथरीन। मैरी के जन्म से पहले ही मैरी की माँ बेटी ने अपने एक्चुअल हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिया था एंड मैरी के जन्म होने के जस्ट बाद उन्होंने एक इंसान से शादी की जिसका नाम विलियम बिली बेल था। विलियम एक क्रिमिनल था एंड उसके खिलाफ काफी सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स दर्ज थे। वो अल्कोहलिक एंड ड्रग एडिक्ट होने के साथ साथ उसका नेचर काफी ज्यादा वायलेंट था, मगर मैरी की माँ बेटी को उसके ये बिहेवियर से कोई फर्क नहीं पड़ता था, जो ये इंडिकेट करता है कि वो अपनी बेटियों को लेकर के बिल्कुल ही नेग्लिजेंट थी और वो कभी भी विलियम को उनके सामने ड्रग और अल्कोहल कंज्यूम करने से नहीं रोकती थी। मैरी की माँ का बिहेवियर कैसा था ये हमें उसके साथ हुए कई सारे इंसिडेंट से पता चल सकता है। मैरी वॉज ए नेग्लेक्टेड चाइल्ड एंड जब मैरी का जन्म हुआ था और डॉक्टर्स ने जब उसे उसकी माँ की गोद में देने की कोशिश की तो बेटी डॉक्टर्स को धुतकार कर ये बोलती है कि इस चीज को मेरे पास से हटा दो। बेटी कभी भी माँ नहीं बनना चाहती थी क्योंकि उसका प्रोफेशन ही ऐसा था जो उसे ऐसा करने को अलाउ नहीं करता था। वो न जाने कितने ही लोकल्स के साथ फिजिकल हुई थी। मैरी की आंट ईशा ने एक इंटरव्यू में ये रिवील किया था कि जब मैरी एक टॉडलर थी तब उसकी माँ उससे छुटकारा पाने के लिए उसे फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरा दी थी, स्टेटिंग दैट शी हैड एन एक्सीडेंट। उस दिन मैरी की जान बच गई थी मगर उसके सिर में काफी ज्यादा गहरी चोट आई थी। उसकी आंट ईशा ने ये तक रिवील किया था कि बेटी अपने स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज मैरी को देती है ताकि एक ऐसा टाइम आए जब वो जिंदा ना बचे। मैरी को इतना ज्यादा सफर करते हुए देखकर उसकी आंट ईशा ने बेटी से कई बार मैरी की कस्टडी मांगी थी, मगर बेटी हर बार उन्हें मना कर देती थी। पता नहीं क्यों मैरी को लेकर के उसकी माँ के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा था। मगर एक इंटरव्यू में उसके अदर फैमिली मेंबर्स ने ये बताया कि बचपन से ही मैरी के बॉडी पार्ट्स में कई सारे घाव के निशान थे, जो ये इंडिकेट करता था कि मैरी की माँ उसे लेकर बिल्कुल ही केयरलेस है एंड मे बी मैरी चाइल्ड अब्यूज का शिकार हो चुकी थी। एंड शायद इसका इफेक्ट मैरी के ब्रेन पर इतना ज्यादा पड़ा कि बहुत कम एज में ही वो साइकोपैथिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से अफेक्ट हो गई थी, जिसके कारण उसकी पर्सनैलिटी एक आम बच्चे से बिल्कुल अलग थी। वो इमोशनली काफी ज्यादा बोल्ड थी एंड गुस्सा आने पर वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती थी। सीधे शब्दों में कहे तो वो किसी भी इंसान को पसंद नहीं करती थी, चाहे वो उसके कितना भी क्लोज हो। मैरी के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसका इफेक्ट तो उसके डेली लाइफ पे पड़ना ही था एंड हेंस वो अपने स्कूल और घर में बिल्कुल भी नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम उसे मूड स्विंग्स आते रहते थे एंड गुस्से में वो अपने क्लासमेट्स के साथ जबरदस्त लड़ाई करती थी। वो ये कभी नहीं देखती थी कि सामने वाला कोई लड़का है या फिर एक लड़की। उसे जब भी गुस्सा आता था तो उसका हाथ सीधे सामने वाले के गले पर जाता था, जिसे एक सीरियस इशू मानते हुए कई सारे पेरेंट्स ने उसके खिलाफ स्कूल में कंप्लेंट भी की थी, मगर उसे ये रीजन देकर के नेग्लेक्ट कर दिया गया कि बच्चों के बीच लड़ाई होना एक आम बात है। जिसके बाद स्कूल से भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेने के कारण कोई भी बच्चा उसके साथ रहना पसंद नहीं करता था। सभी बच्चे उसे दूर रहते थे, मगर एक लड़की थी जो उसकी अच्छी दोस्त थी। उसका नाम था नॉर्मा जॉयस बेल और वो लड़की मैरी के घर के जस्ट ऑपोजिट साइड रहती थी। ऑल्दो मैरी बेल एंड नॉर्मा बेल के सरनेम सेम थे, मगर उनके फैमिली के बीच कोई भी रिलेशन नहीं था। स्कूल के बाद मैरी एंड नॉर्मा अक्सर ही साथ में खेला करते थे। नॉर्मली वो गार्डन के अंदर सैंड पिट के पास जाकर के खेलते थे, जहां उनके साथ कई सारे और भी बच्चे खेलते रहते थे। 11 मई 1968 की बात है। एक 3 साल का बच्चा खून से लथपथ चक्कर खाते हुए गार्डन से बाहर निकल रहा था। पेरेंट्स से पूछे जाने पर वो ये बताता है
कि वो मैरी एंड नॉर्मा के साथ झूले के ऊपर खेल रहा था, जिसके बाद खेलते ही खेलते उन दोनों में से किसी एक ने उसे झूले के ऊपर से धक्का दे दिया। मगर उस बच्चे को ये क्लियर नहीं था कि एक्चुअली उसे धक्का मैरी ने दिया था या फिर नॉर्मा ने। उसी रात 3 बच्चियों के पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन में जाकर के मैरी एंड नॉर्मा के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं और वो ये कहते हैं कि मैरी एंड नॉर्मा ने दोनों मिल करके उनकी बच्चियों को गला दबा करके मारने की कोशिश की थी। पुलिस तुरंत मैरी एंड नॉर्मा से जाकर के पूछताछ करती है, जिसमें मैरी इस बात को मानने पर सख्त इनकार कर देती है। मगर नॉर्मा पुलिस वालों को अकेले में ये खबर देती है कि ये बात बिल्कुल सच है कि मैरी ने रेत में खेल रही उन बच्चियों को गला दबा करके मारने की कोशिश की थी। वो बताती है कि मैरी उन बच्चों के पास गई और बचकाने हरकत में पूछते हुए ये कहा कि क्या होगा अगर एक इंसान दूसरे इंसान का गला दबा दे, क्या वो सच में मर जाएगा। इतना पूछते ही मैरी ने अपने दोनों हाथों से उन दोनों लड़कियों का गला दबा दिया, जिसके कारण कुछ ही देर में उन दोनों लड़कियों का चेहरा बिल्कुल नीला पड़ गया था। मैरी ने जिन दोनों बच्चों का गला दबाया था उन दोनों बच्चों की फोटो स्क्रीन पर दिख रही होगी। तीसरी बच्ची जब उन्हें बचाने के लिए आती है तब वो उसका भी गला दबाना शुरू कर देती। नॉर्मा पीछे से मैरी को रोकने की भी कोशिश कर रही थी एंड उसके आंख में आंसू आ गए जब वो उसे ऐसी हैवानियत भरे काम करते हुए देख रही थी। नॉर्मा ने पुलिस वालों को ये सारी बातें बहुत ही सीरियसली बताई थी, मगर पुलिस वाले बजाय उनकी छोटी उम्र होने के कारण उन्हें बस वार्निंग देकर के ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर पुलिस उसी दिन आगे ऐसा कुछ ना हो उसे मद्देनजर रखते हुए कुछ सीरियस स्टेप लेती तो शायद आगे जाकर के 2 बच्चों की जान बच सकती थी, जिसे मैरी ने खुद अपने हाथों से मारा था। अभी तक की कहानी में तो हमें ये पता चल गया है कि नॉर्मा एंड मैरी का बिहेवियर बिल्कुल ऑपोजिट था। जहां नॉर्मा एक शांत स्वभाव की लड़की थी, वहीं मैरी उसकी जस्ट ऑपोजिट बहुत ही ज्यादा वायलेंट किस्म की लड़की थी। मैरी के लिए नॉर्मा एक परफेक्ट फ्रेंड थी, क्योंकि नॉर्मा ऑलमोस्ट हर वो काम कर देती थी जो मैरी उसे करने को बोलती थी। दैट मीन्स मैरी नॉर्मा के सामने एज अ लीडर बिहेव करती थी, जो उसे काफी पसंद था। मैं ये मानता हूँ कि नॉर्मा ने ये गलती जरूर की थी कि उसकी आंखों के सामने इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी उसने मैरी के साथ फ्रेंडशिप कंटिन्यू रखा। एंड ऑल्दो उसने किसी भी बच्चे की जान नहीं ली थी, मगर मैरी के सारे कत्ल में वो उसके साथ थी। 4 साल का मार्टिन ब्राउन हमेशा की तरह सड़क पर खेल रहा था। मार्टिन काफी एक्टिव बच्चा था। उसके हेयर ब्लॉन्ड थे एंड आंखें नीली थी। उसकी माँ के मुताबिक वो हमेशा मस्ती में रहता था और मुस्कुराता रहता था। लोकेलिटी में सभी पुराने बिल्डिंग्स को डिमोलिश करके नए बड़े बिल्डिंग्स बनाने का काम चल रहा था एंड वो डिमोलिश्ड घरों में अक्सर ही लोकेलिटी के बच्चे खेलने जाया करते थे एंड मार्टिन भी अपने दोस्तों के साथ उन बिल्डिंग्स में खेलने जाया करता था। वो नॉर्मली हाइड एंड सीक खेलते थे। दिन था 25 मई 1968। अगले ही दिन 26 मई को मैरी 11 साल की होने वाली थी। 25 तारीख को मार्टिन अपने दोस्तों के साथ उन डिमोलिश्ड घरों में खेल रहा था और मैरी एंड नॉर्मा भी उनके साथ खेल रही थी। अंधेरा होते ही सारे बच्चे खेलना खत्म करके अपने अपने घर की तरफ निकलते हैं, मगर मार्टिन ब्राउन उनके साथ नहीं था। अच्छे से खोजबीन करने के बाद मार्टिन की लाश डिमोलिश्ड बिल्डिंग के एक बेडरूम में मिली। मार्टिन की माँ को खबर मिलते ही वो तुरंत उस बिल्डिंग की तरफ भागती हुई जाती है, जहां ऑलरेडी लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। पुलिस भी तुरंत वहां पहुंचती है एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए वो पता करने की कोशिश करती है कि डेथ की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। कुछ लोगों का कहना था कि मार्टिन को ऊंचाई से काफी डर लगता था एंड बिल्डिंग्स के स्टेयर्स काफी ऊंचे होने के कारण शायद उसे ये समझ नहीं आया कि नीचे कैसे जाना है एंड वो नीचे गिरकर मर गया। मगर बेतुकी बातों पर विश्वास न करते हुए मार्टिन की माँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। रिपोर्ट आने के बाद उसमें सबसे अजीब बात तो ये थी कि मार्टिन को डेथ को एक नेचुरल डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था। दैट मीन्स किसी ने भी उसे नहीं मारा था, वो खुद मरा। एंड पुलिस को भी कोई विटनेस एंड सॉलिड प्रूफ नहीं मिलने के कारण वो केस को वही क्लोज कर देते हैं। अगले ही दिन 26 मई को मैरी का बर्थडे था एंड उसी दिन पुलिस को एक लोकल नर्सरी से कॉल आता है कि रात के अंधेरे में कोई यहाँ अंदर आया था। कोई चोरी नहीं की गई थी, मगर पुलिस के हाथ एक ऐसी चीज लगी। जो लोग भी रात को नर्सरी के अंदर आए थे उन्होंने खासकर पुलिस वालों के लिए 4 हैंड रिटन नोट्स छोड़ कर गए थे। स्क्रीन के ऊपर वो चारों हैंड रिटन नोट्स विजिबल हैं, जिसमें पहले और दूसरे नोट में उन्होंने इनडायरेक्टली पुलिस वालों को टॉन्ट मारते हुए कहा, "We did murder Martin Brown. Fuck off you bastard." एंड दूसरे नोट पर लिखा था, "I murder so that I may come back." बाकी के 2 नोट्स में क्लियरली कुछ विजिबल नहीं था, बट नोट्स के हैंडराइटिंग को देख करके पुलिस वालों को ये पता चल चुका था कि लिखने वाला कोई एडल्ट नहीं बल्कि एक छोटा बच्चा है। उन नोट्स के साथ पुलिस वालों को एक दूसरी नोट भी मिलती है जिसमें एक ड्राइंग भी बना हुआ था
वो शॉर्ट स्टोरी में ये एक्सप्लेन किया गया था कि किलर ने मार्टिन को कैसे मारा। उस ड्राइंग में मार्टिन की डेड बॉडी बनी हुई थी एंड उसके बगल में एक बॉटल की ड्राइंग भी बनी हुई थी जिसमें टैबलेट लिखा हुआ था। किलर वॉज ट्राइंग टू रेफर इट एज अ स्लीपिंग पिल्स। अब पुलिस वालों के लिए ये एक कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका था कि वो इन नोट्स को सीरियसली ले या फिर ये बस एक प्रैंक है। सो 31 जुलाई 2068 को एक बड़े बिल्डिंग को डिमोलिश करने का काम चल रहा था, जिसे देखने के लिए लोकेलिटी के सारे बच्चे वहां इकट्ठा हो गए थे और उसे देखने के लिए मैरी एंड नॉर्मा भी वहां आई थी, जिसमें मैरी ने एक 3 साल के बच्चे को भी देखा जो वहां अकेला आया था। नाम था ब्रायन हाउ। वो उस बच्चे के पास जाती है और उसे अपने साथ खेलने के लिए इनवाइट करती है। ब्रायन उनके साथ खेलने के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद बातों बातों में मैरी एंड नॉर्मा उसे एक अबैंडन्ड प्लेस में ले जाती हैं। मैरी ब्रायन के पास जाती है एंड उसे कहती है कि शायद तुम्हारे गले में दर्द है, आओ मैं मसाज करके तुम्हें ठीक कर देती हूँ। एंड मैरी उसके गले की मसाज करने के बजाय उसे दबाना शुरू कर देती है एंड विद इन फ्यू मिनट्स ब्रायन की सफोकेशन से मौत हो जाती है। जिसके बाद मैरी ने ब्रायन के बॉडी के साथ जो कुछ भी किया वो एक बच्चे के माइंडसेट से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। मैरी ने अपने पॉकेट से सीजर्स निकाले एंड ब्रायन के पैर में उसे घुसाकर एक लंबा चीरा लगा दिया। मे बी शी वॉज ट्राइंग टू पोस्टमार्टम हिज बॉडी, बट अनसक्सेसफुल होने के बाद वो उसे छोड़कर अपने पॉकेट से एक ब्लेड निकालती है एंड ब्रायन के पेट पर एक बड़ा सा एम बनाकर वो वहाँ से चली जाती है। आई डोंट नो इट वॉज अ चाइल्डिश और मैच्योर एक्ट, बट मे बी शी वॉज ट्राइंग टू एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल किलर जो अपना काम खत्म करने के बाद अपनी कुछ निशानी छोड़ कर जाता है। मगर इसके बाद जिसने भी ब्रायन की बॉडी को देखा उसके लिए वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग मोमेंट था। ब्रायन की मौत के कुछ ही देर के बाद जब उसे ढूंढना शुरू किया गया तो ब्रायन की माँ के साथ उसकी तलाश करने के लिए मैरी एंड नॉर्मा भी थे एंड उन्हें देख करके ऐसा लग रहा था दैट दे वर एंजॉयिंग एवरीथिंग व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड देम। ब्रायन को ढूंढते हुए सभी लोग बड़े इमोशनल हो गए थे, बट मैरी एंड नॉर्मा को देख करके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था। दे वर वेरी चेयरफुल। तुरंत बाद जब ब्रायन की बॉडी मिली तो उसके बॉडी की हालत देखकर सभी के हालत खस्ता हो गए थे। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि कोई एक बच्चे को इतनी बेरहम तरीके से मार सकता है। पुलिस को ब्रायन के मर्डर की खबर दी जाती है और जांच के दौरान एक बहुत बड़ी कड़ी पुलिस के हाथ लगती है। उन्होंने ये गौर किया कि ब्रायन की जान बहुत ही हल्के हाथों से ली गई थी। चोट के निशान से ये बताया जा सकता था कि मारने वाले ने काफी कम ताकत का इस्तेमाल किया है और या फिर मारने वाला कोई और नहीं बल्कि एक बच्चा है। जिसके बाद पोस्टमार्टम के दौरान उसके गले पर एक छोटे हाथों के निशान देखकर साबित हो चुका था कि उसकी जान एक छोटे बच्चे ने ही ली है एंड स्पेसिफिकली किलर की एज 9 to 12 बताई गई थी। पुलिस मार्टिन एंड ब्रायन की हत्या को एक जैसा मानते हुए उन्होंने मार्टिन का भी केस शुरू से जांच करने का जिम्मा लिया और अपने काम पर लग गए। ब्रायन की इतनी दर्दनाक मौत से लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा था एंड इसीलिए 100 से भी ज्यादा डिटेक्टिव्स को अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से बुलाकर उन्हें काम पर लगाया गया। उन्होंने मिलकर लगभग 1200 बच्चों से लिखित बयान लिए थे और कई सारे विटनेसेस का ये कहना था कि उन्होंने लास्ट बार ब्रायन को मैरी एंड नॉर्मा के साथ खेलते हुए देखा था। डिटेक्टिव्स मैरी एंड नॉर्मा को इंटेरोगेट करना शुरू करती है एंड वो अपने रिपोर्ट में ये बताती है कि इंटेरोगेशन के दौरान नॉर्मा काफ़ी एक्टिव थी बट मैरी बिल्कुल शांत थी एंड वो सिचुएशन को काफ़ी ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। दोनों ने ब्रायन के साथ खेलने वाली बात को सच बताकर अपने अपने तर्क दिए, मगर उन दोनों की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, जिसके कारण पुलिस वालों का डाउट उनके ऊपर और भी ज़्यादा बढ़ गया था। आगे की पूछताछ में मैरी ने पुलिस वालों को एक ऐसी बात बताई जिसके कारण पुलिस का शक अब हकीकत में बदल चुका था और उन्हें ये पता चल चुका था कि मैरी ही असली किलर है। मैरी ने बताया कि उसी दिन दोपहर के वक्त जब वो लोग ब्रायन के साथ खेलकर अपने घर वापस जा रहे थे तो उन्होंने एक 10 साल के बच्चे को ब्रायन के पास आते हुए देखा था। वो ब्रायन का गला भी दबाने की कोशिश कर रहा था एंड उसके पास एक सीजर भी थी जिसका एक हिस्सा टूटा हुआ था। बस इतना ही कहते हुए पुलिस ने मैरी को चुप हो जाने को कहा, क्योंकि पुलिस वालों के दिमाग में टूटे हुए सीजर की बात खटक चुकी थी। बस पुलिस वाले ही जानते थे कि उन्होंने क्राइम सीन से एक टूटा हुआ सीजर बरामद किया था एंड उसके बारे में और कोई भी नहीं जानता था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि नॉर्मा ने पुलिस को कई बार कन्विंस करने की कोशिश की थी कि बजाय एक छोटी सी बच्ची होने के मैरी की सोच सभी लोगों से बिल्कुल अलग है एंड वो सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। एंड इस बार भी नॉर्मा पुलिस को सब कुछ सच सच बताने को राजी हो जाती है एंड वो बताती है कि कैसे मैरी ने ब्रायन का गला दबा करके उसको मार डाला था। उसी रात पुलिस मैरी एंड नॉर्मा को अपने हिरासत में ले लेती है एंड उनके ऊपर मुकदमा चलना शुरू हो जाता है।
5 दिसंबर 1968 को मैरी एंड नॉर्मा को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, जहां नॉर्मा ने सबके सामने ये बताया कि उस दिन मैरी ने ब्रायन को अपने साथ खेलने को इनवाइट किया था। वो उसे कहीं दूर खाली जगह पर ले जाना चाहती थी, मगर ब्रायन का डॉग काफ़ी भौंक रहा था। नॉर्मा को भी पता नहीं था कि मैरी के दिमाग में चल क्या रहा है। वो बस उन दोनों के पीछे पीछे चल रही थी। कुछ ही देर में जब वो तीनों एक खाली जगह पर पहुंच जाते हैं और जब मैरी ने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो उसने ब्रायन का गला दबाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर नॉर्मा घबरा गई और ब्रायन को तड़पता हुआ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही देर में मैरी उससे चिल्लाकर कहती है कि आओ इसका गला दबाओ क्योंकि मेरे हाथ दर्द होने शुरू हो गए हैं, जिसे सुनकर नॉर्मा तुरंत मैरी को ब्रायन के पास छोड़कर वहां से भाग जाती है। जिसके बाद कोर्ट के अंदर नॉर्मा ने तो अपनी बेगुनाही कबूल ली थी, मगर मैरी का कहना था कि नॉर्मा के द्वारा लगाया गया सारा इल्जाम बिल्कुल गलत है एंड मैरी नहीं बल्कि नॉर्मा ने ब्रायन एंड मार्टिन दोनों की जान ली थी। लेकिन कोर्ट में सच और झूठ का पर्दा काफी समान होता है और आखिरकार 17 दिसंबर 1968 को नॉर्मा अपनी बेगुनाही साबित करने में सफल हो जाती है और मैरी को अगले ही दिन रेड बैंक कम्युनिटी यूनिट में डाल दिया जाता है, जहां 24 बच्चों में अकेले मैरी ही एक फीमेल थी। वहां से कई बार ये बातें बाहर भी आई थी कि स्टाफ के द्वारा मैरी के साथ जबरदस्ती किया जा रहा है। जिसके बाद साल 1977 में मैरी को मूर कोर्ट ओपन प्रिजन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जिसके बाद मई 1980 में मैरी को रिहा कर दिया जाता है जब वो 23 साल की हो चुकी थी। उसकी एनोनिमिटी बनाए रखने के लिए उसे दूसरा नाम दिया गया था एंड अभी साल 2023 में मैरी की एक हैप्पी फैमिली है एंड वो एक ग्रैंड मदर भी बन चुकी है। मेरा मानना है कि मैरी को एक कातिल बनाने में सबसे बड़ा हाथ उसके माता पिता का है, जिन्होंने केवल उसे टॉर्चर ही नहीं किया बल्कि उसके लाइफ को बर्बाद करने की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लिए थे। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आया तो वीडियो को एक थम्स अप देकर के मुझे ज़रूर बताएं एंड अगर आपको ट्रू क्राइम से रिलेटेड वीडियोस देखना और सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप निर्मला पंत के मर्डर से रिलेटेड कहानी सुनना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसे सुन सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।